नमस्कार। भारतीय इतिहास कांग्रेस के 77वें अधिवेशन के मौके पर इतिहास की इस विशेष श्रृंखला में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली और मेरे साथ हैं भारतीय इतिहास कांग्रेस की अभी अध्यक्ष चुनी गई प्रोफेसर शीरी मूसवी और प्रोफेसर नजफ़ हैदर। आप दोनों का स्वागत है। आज इतिहास की इस श्रृंखला में हम बात करेंगे हुमायूं से अकबर तक जो भारत में मुग़ल काल था, उस दौर में जिसमें शेरशाह सूरी ने भी बहुत समय तक राज किया। वो दौर किस तरह का दौर था और उसमें किस तरह की भारत की झलक मिलती है। प्रोफेसर शीरी मूसवी साहिबा, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। आपका बड़ा काम है अकबर पे। ये जो पूरा पीरियड है मुग़ल काल का, जो हुमायूं से शुरू होता है और अकबर तक आता है और बीच में शेरशाह सूरी भी आ जाते हैं, इसे आप इतिहासकार के रूप में किस तरह देखती हैं? ये एक तरह से जिसे कहते हैं फॉर्मेशन का पीरियड है मुग़ल एम्पायर की, और ज़ाहिर है कि उसमें अफ़गान पीरियड भी बीच में एक छोटा सा आ जाता है, हालांकि वो बहुत ज़्यादा नहीं है, 6 साल की बात है। ये वो पीरियड है जिससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि हुमायूं ने भी ऑलरेडी ये तय कर लिया था कि उसे भारत में ही अपना बनाना है, अपनी हुकूमत बनानी है। और इसलिए जितना भी उस पीरियड का आपको हाल मिलता है, उससे एक तरह की एक ऐसा ज़माना मिलता है जिसमें दोनों ने, जो बाहर से आए हुए लोग हैं और जो यहाँ के हैं, उनमें जिसे हिंदी में एक लफ्ज़ कहा जाता है समन्वय, वो शुरू हो जाता है। हुमायूं को तो बहुत समय नहीं मिला अपनी हुकूमत में, लेकिन शेरशाह के पीरियड में अगर आप देखिए तो वो पहला ज़माना है जब सारे जो विलेज रिकॉर्ड्स हैं वो सिर्फ फ़ारसी में नहीं बल्कि फ़ारसी और हिंदी दोनों में मेंटेन किए जाने लगे। और ये चलता रहा है दोनों ज़बानों में किया जाना, जो जबकि टोडरमल ने ये तय कर लिया कि नहीं, इससे बहुत ज़्यादा फजूल खर्ची होती है और सिर्फ फ़ारसी में ही मेंटेन किए जाएं। तो जो उनका मेमोरेंडम है अकबर के नाम 27th रेगनल ईयर का, 27वें साल का अकबर की हुकूमत के, उसमें पहली मर्तबा ये हुक्म आता है, ये रिकमेंडेशन है और जिसको अकबर एक्सेप्ट ये जो आप करते कह हैं। रही हैं टोडरमल का निज़ाम, इसी को बंदोबस्त कहा जाता है? जी हाँ, बंदोबस्त तो कहा जाता है, लेकिन ये वो बंदोबस्त की बात अभी नहीं आई थी। मतलब वो तो 24th रेगनल 24वें रेगनल ईयर से ही शुरू हो जाती। जब ये 27वें रेगनल ईयर में जब वो हैं दीवाने कुल हैं, उस वक्त उन्होंने एक मेमोरेंडम अकबर को, एक रिकमेंडेशंस अकबर को दी हैं। उसमें से एक रिकमेंडेशन ये है कि 2 क्लर्कों की ज़रूरत नहीं है, एक ही होगा और फ़ारसी में रखा जाएगा। और ये आखिर वक्त तक यही कहा गया कि जो ये पर्शियनाइजेशन है विलेज लेवल काउज़ों का, ये टोडरमल की देन है। प्रोफेसर नजफ़ हैदर, क्या कारण थे कि हुमायूं का पतन हुआ और शेरशाह सूरी दिल्ली की गद्दी पे काबिज़ हुए? देखिए, शेरशाह सूर का दो बड़ा रिमार्केबल अचीवमेंट है। एक तो ये कि उसकी पर्सनालिटी थी, एक टफ़ और डिटर्मिन्ड पर्सनालिटी। एक बहुत ही छोटे लेवल से राइज़ किया वो। उसके बाप ने एक हिंदुस्तानी औरत से शादी की थी और उससे जो बच्चे हुए थे उनके साथ ही वो रहते थे। तो एक तरह से उनको अलग थलग रहना पड़ा शेरशाह को, और अपना हिस्सा वो चाहते थे। और इसलिए उन्होंने कोशिश की कि जो एक अफ़गान रीत है उसके ख़िलाफ़ के बादशाह नहीं बता सकता है कि किसका हिस्सा क्या है। उन्होंने एक पूरा सिलसिला शुरू किया जिसमें अपील की कि बादशाह ये तय करे कि क्या मिलेगा मुझे। और अंत में उसको सासाराम की जागीर को देखने का मौका मिला, अपने जो बाद में जागीर कहलाने लगा परगना। तो एक बहुत छोटे लेवल से वो राइज़ किया, और उसने, चूँकि वो किसी बड़े अफ़गान फैमिली से नहीं था, तो एक तरह से अपस्टार्ट भी समझा जाता। सूर उतने बड़े नहीं थे जैसे नियाज़ी और लोदी हुआ करते हैं, तो इसको बड़े अफ़गान सरदारों का सपोर्ट भी नहीं मिला। तो इसने अपनी छोटे लेवल की एक फ़ौज तैयार की और अलायंसेस किए, शादी की जिसमें चुनार का किला उसको हासिल हुआ। तो एक
तो तरफ उसकी अपनी एक पर्सनालिटी है जिसमें एक पूरा डिटर्मिनेशन और एक बड़ा व्यू है अफ़गान एम्पायर को दोबारा इस्टेब्लिश करने का इंडिया, बहुत ही डिटर्मिन। और दूसरा बड़ा रीज़न उस वक्त की सियासी जो हालत है हिंदुस्तान की, जिसमें हुमायूं स्ट्रगल कर रहे हैं और उनके नोबल से उनका एक चल रहा है, कहा जाता है कि बादशाह और नोबल के बीच के जो रिलेशनशिप है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है और जब तक आप उसे बैलेंस करके ना रखें तो वो आप अंडरमाइन करता है इम्पीरियल अथॉरिटी को, और ये थोड़ा सा बैलेंस उस वक्त बिगड़ा था। तो एक वजह तो ख़ुद शेरशाह की अपनी पर्सनालिटी और अपना उसका डिटर्मिनेशन था, और एक उस वक्त का जो हुमायूं की अपनी नोबिलिटी थी और हुमायूं की भी पर्सनालिटी थी जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स थे। वॉरियर एलिमेंट भी था और दूसरा एक पोएटिक एस्थेटिक और वैसा एलिमेंट भी था जिसको स्टेप ह्यूमनिज़म कहते हैं। तो वो उस वक्त के का जो बैलेंस था पॉलिटिकल और मिलिट्री, उसमें ज़ाहिर है शेरशाह उनसे बाजी मार ले गया। और हालांकि उसने बहुत कम वक्त तक हुकूमत की और सूर अफ़गान 16 साल तक रहे, लेकिन उस दौरान में भी काफ़ी उन्होंने बदलाव लाया व्यवस्था। लेकिन प्रोफेसर शीरी मूसी, हुमायूं का दोबारा सत्ता हासिल करना और अकबर का उदय और अकबर का जो एम्पायर है उसका कायम होना, उसे आप इतिहास में मिडिवल पीरियड के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण मानती हैं? देखिए, अकबर का अपनी सल्तनत कायम करना या उसकी सल्तनत कायम होना, मैं कहूँगी उसने तो पहले ख़ुद नहीं की, एक तरह से मिली गई हुमायूं के इंतकाल के बाद, हाँ बहुत कम उम्र में, और वो कई साल तक उसने उसे ख़ुद कुछ किया भी नहीं, बैरम खां चलाते रहे। वो शायद बात को जो उससे कॉन्सिक्वेंसेस थी उसकी वजह से तो बहुत अहम है, लेकिन उस अपने पीरियड के लिए, हिंदुस्तान की हिस्ट्री के लिए वो उतना अहम नहीं है अगर उसकी कॉन्सिक्वेंसेस पर हम ना चले जाएं। लेकिन जैसा मैंने कहा वो फॉर्मेशन का पीरियड है, तो कुछ चीज़ें उसमें भी नज़र आती हैं। कि अकबर को बचपन से शायद एक बात ये बताई गई कि वो उसका हुमायूं उसको एक राजपूत राणा के यहाँ छोड़ के उसकी माँ को चले गए थे और वो पैदा वहाँ हुआ। उसको ये बताया गया कि वो ईरान से, क्योंकि उसकी फूफी जो थी गुलबदन बानो बेगम, वो ख़ुद जिन्हीं ने बात को अपनी हिस्ट्री लिख दी पूरी, तो उनसे उसने ज़रूर सुना होगा कि किस तरह से एक शिया जो शिया अपने को कह रहे थे, वो डिटर्मिन्ड थे, उनसे हुमायूं को कोई परेशानी नहीं हुई मदद मांगने में और उनकी शर्तें मंजूर करने में। तो अकबर की बचपन से जो एक पर्सनालिटी बनना शुरू हुई, उसमें ये सब चीज़ें शामिल थीं। तो उस हिस्से से जब वो बढ़ के आया तो वो प्रेजुडिसेस से किसी हद तक ऊपर उठा हुआ बच्चा था, जिसकी ज़िंदगी यूँ गुजरी थी कि वो अपने चचाओं के साथ है, इसमें से कोई चचा उसे लटका भी दे सकता है कि तोप न चलाई जाए, और दादी भी हैं जो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हैं। तो वो सारी चीज़ें अकबर के ऊपर, अगर आप ये कहिए कि एक साइको एनालिसिस की जाए, तो उसका भी एक बहुत बड़ा असर था। जी नज़र साहब, आइडिया ऑफ इंडिया की जब बात होती है तो उसमें अकबर का नाम बहुत एहतराम के साथ लिया जाता है और माना जाता है कि एक जो हिंदुस्तान में एक आइडियल स्टेट का तस्वुर है वो शायद अकबर के दौर में मिलता है। इसकी क्या वजह आप मानते हैं? कि इसमें दो तरह से इसको देख सकते हैं। एक तो अकबर के पॉलिटिकल कॉन्क्वेस्ट से, जो बहुत ही रिमार्केबल है। आप सिर्फ डेट्स देख लें, 1560s से लेकर के 1580s अर्ली 90s तक की डेट्स में वन आफ्टर अनदर इलाके फ़तह हो रहे हैं और एक इम्पीरियल एक एम्पायर की स्थापना हो रही है। एम्पायर का डेफिनेशन ये होता है कि वो एक बहुत बड़े टेरिटरी पे एक स्ट्रॉन्ग सेंटर की मदद से चलती है। किसी छोटी मोटी टेरिटरी को आप एम्पायर नहीं कहते। तो एक पॉलिटिकल यूनिफिकेशन एक हिंदुस्तान के बड़े हिस्से का हो रहा है, जिससे कोई इनकार नहीं है। पॉलिटिकल यूनिफिकेशन का मतलब ये है कि ये सारे इलाके एक स्टेट के अंदर आ रहे हैं, उसका एक हेड है, उसकी एक ब्यूरोक्रेसी है और उस ब्यूरोक्रेसी का रीजन्स में भी कनेक्शन है और रीजनल ब्यूरोक्रेसी और सेंट्रल ब्यूरोक्रेसी में एक तरह का रिलेशनशिप है जो कि चला रहा है एम्पायर।
तो ये यूनिफिकेशंस के इंग्रेडिएंट्स हैं। इसके साथ साथ एक कॉमन करेंसी है, एक कॉमन मार्केट है, एक कॉमन सिस्टम ऑफ टैक्सेशन है, जिसमें रीजनल थोड़े बहुत वेरिएशंस हैं, लेकिन एग्रीगेट लेवल पे एक कॉमनैलिटी है। तो दो बड़े इंग्रेडिएंट्स यूनिफिकेशन के, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक और फिस्कल, ये दोनों अकबर के वक्त में देखे जा सकते हैं। बहुत अच्छे तौर पे ये चीज़ सामने आ रही है, और इसमें माइनर कहीं कहीं प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लेकिन मेजर सक्सेसफुल। दूसरा बड़ा रोल स्टेट की आइडियोलॉजी का है। स्टेट की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बहुत ज़रूरी होती है किसी भी बड़े हिस्से को एकजुट रखने में, और वहाँ के लोगों को इस बात का एहसास दिलाने में कि वो एक एम्पायर के, एक बादशाह के अंदर रह रहे हैं, उन्हें किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं। उसमें आपस में भी टेंशन नहीं है उनके अंदर, और उनके अंदर और जो रूलिंग क्लास है उसमें भी टेंशन नहीं। इस लिहाज से भी अकबर का जो फ़लसफ़ा था सुलह कुल का, जिसमें ये बात बार बार कही जा रही थी कि डाइवर्सिटी को रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए और डाइवर्सिटी को अलाउ करना चाहिए फ्लरिश करने के लिए, प्रोवाइडेड कि आपस में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, और प्रोवाइडेड कि आप स्टेट की अथॉरिटी को चैलेंज ना करें। तो ये एक इतना अच्छा सेंसिबल कम्बिनेशन था यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का, कि आज भी हम उसको अगर थोड़ा सा फाइन ट्यून करके अप्लाई करें तो उसका बड़ा रेलेवेंस। प्रोफेसर श्री मुसी साहिबा, एक और प्रमुख इतिहासकार हैं प्रोफेसर रोमिला थापर। उन्हें मैंने ये कहते हुए सुना कि अशोक और अकबर का जो शासन था वो सेक्युलर नहीं था। क्या आप इससे सहमत हैं, और क्या आप देखती हैं कि जैसा अभी नजफ़ हैदर साहब कह रहे थे कि एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, एक ऐसी आइडियोलॉजी जिससे एक सेकुलरिज्म का आभास होता है? देखिए, मैं अशोक पर तो, हालांकि जहाँ तक आप अशोक के एडिक्ट्स पढ़ें, और जितना भी मैं पढ़ सकी हूँ, प्रोफेसर रोमिला थापर के लेवल पर तो नहीं पढ़ सकती, लेकिन जितना भी मैंने पढ़ा है, मेरे ख़्याल में उसके क्या भी जितना को एग्जिस्टेंस का है कि ब्राह्मण और बुद्धिस्ट और जैन और आजीविकास सबको वो बराबर रख के चल रहा है। तो वो तो एक तरह से बिगनिंग है, जिसे आप ये कहें कि मल्टी रिलीजियसिटी, जिसमें सबके लिए टॉलरेंस हो। तो वो तो एक दूसरी चीज़ है। प्रोफेसर रोमिला थापर का तो बात को ये भी ख्याल है कि मौर्यन एम्पायर को एम्पायर नहीं कहना चाहिए, रिविजिटिंग मौर्यन एम्पायर में वो बिल्कुल दूसरे इंटरप्रिटेशन करें। तो मैं इससे बिल्कुल, मुझे मतलब मैं उनके हिसाब से उसको बराबरी तो नहीं कोई कर सकता उनकी, लेकिन इस पर मैं बहुत रिस्पेक्टफुली उनसे डिसएग्री करूंगी। अशोक पर तो शायद मैं ना कहूँ कुछ, लेकिन अकबर पर, कि अकबर के लिए ये कहना कि वो एक तरह से सेकुलरिज्म का कंसेप्ट तो नहीं था कहीं भी, वो तो एक बिल्कुल ही मॉडर्न फिनोमेना है, उसको मैं एग्री करती हूँ, लेकिन उसका एक सीड एलिमेंट जो था वो उस वक्त था। और जहाँ तक अकबर का है, जितना भी मैंने पढ़ने की कोशिश की है उसके ज़माने की चीज़ों को, तो मैं इस पर कन्विंस्ड हूँ कि ये उसका सोचे समझा ये नहीं था कि इससे मेरी एम्पायर बनेगी, बल्कि एज ह्यूमन बीइंग उसके कुछ रिएक्शंस थे। तो अगर आप ये देखें कि उसने पिलग्रिमेज टैक्स जो इनके ऊपर हिंदुओं की श्राइन्स वगैरह पर टैक्स लगता है, वो कैसे हटाया। पूरा आप वर्जन अबुल फजल में नहीं, बदायूनी में पढ़ लीजिए कि अकबर पैदल चले गए मथुरा आगरे से, और वहाँ शिकार खेलते रहे और लोगों से मिलते रहे और घूमते रहे, और वहाँ से उन्हीं ने देखा कि किस तरह से पिलग्रिमेज टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है। और वापसी में उन्हीं ने कहा कि मैं तो पैदल जाऊँगा, जिसको आना हो जैसे आए, तो बाकी सब लोग तो घोड़ों पर आए, ये पैदल आए। और आते ही फ़ौरन जो पहला ऑर्डर निकाला वो ये कि पिलग्रिमेज टैक्स माफ़ हो गया। तो इसके पीछे कहीं ये आइडिया तो नहीं हो सकता कि इससे हिंदू मेरे साथ आ जाएंगे, कि मुसलमान मेरे साथ, मैं ऐसा बन जाऊंगा। ये एक बिल्कुल जो इंसान की अपनी कोई चीज़ें होती हैं देख के, ये उसका एक पार्ट था। अकबर की पर्सनालिटी बहुत अलग थी, और उसको एक लोगों से बराबरी का, और उसका वो था कि अगर मानसिंह ये कहते हैं कि राजपूत बहुत बहादुर होते हैं, वो तलवार लगा के उसमें जाके अपने को टकरा देते हैं, तो मैं भी करके दिखाता हूँ, चाहे उसमें मानसिंह के भी चोट लग जाए और इनका भी अंगूठा टूट जाए। तो आप कह रही हैं कि अकबर एक अच्छे इंसान थे? एक सिर्फ अच्छा नहीं कह रही हूँ, अच्छा तो बहुत कम लफ्ज़ है अकबर के लिए। एक ऐसा यूनिक इंसान था जो अपने
जो चारों तरफ चीज़ें थीं उससे नहीं होता, बल्कि उसमें एक इनोवेटिव चीज़ें थीं और वो अपनी मर्ज़ी पर चलने वालों में से था। ठीक। नज़र फैज़ा साहब, आपने सुलह कुल का ज़िक्र किया। अकबर की जो ये सुलह कुल की नीति थी, क्या ये एक राजनीतिक ज़रूरत थी या वो वाक़ई दिल से उसमें यकीन रखता था? देखिए, जैसा प्रोफेसर मूसवी ने बिल्कुल सही कहा कि हर चीज़ का फंक्शनल एस्पेक्ट नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें आइडियोलॉजिकल होती हैं। अगर आपको लगता है कि मज़हब को आपने सही तरीके से समझ लिया है और या आपकी समझ दूसरों की समझ से थोड़ा ज़्यादा बेहतर है और आप उसको टेस्ट भी करते हैं, तो आपका एक नया नज़रिया कायम होगा मज़हब के लिए और मज़हब के मानने वालों के लिए। इसमें कहीं कोई पॉलिटिकल एस्पेक्ट नहीं है। पॉलिटिकल जैसे ये कहना कि हर मज़हब के अंदर कुछ ख़राबियाँ हैं, हर मज़हब के अंदर कुछ खूबियाँ हैं। जो लोग उस मज़हब को मानते हैं अगर वो उसको समझ जाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं समझते हैं तो फिर मानते रहें, इसलिए कि यही सुलह कुल है। आपस में न लड़ें, अपने मज़हब को दूसरे मज़हब के ऊपर तरजीह न दें, अपने को बड़ा न कहें। अकबर का जो ट्रांसलेशन प्रोजेक्ट है महाभारत का रज़्मनामे में, उसमें प्रेफेस में अबुल फ़ज़ल ने ये साफ लिखा है कि मुसलमानों को ये मालूम होना चाहिए कि हिंदुओं की तहज़ीब कितनी पुरानी और कितनी अच्छी है, और हिंदुओं को भी इसको पढ़ना चाहिए, इसलिए कि उन्हें संस्कृत तो आती नहीं, फ़ारसी में ज़रूर पढ़ के वो समझ सकते हैं कि उनकी अपनी किताब में क्या लिखा हुआ है। तो ये इसे आप इंटेलेक्चुअल इम्पल्स कह सकते हैं, ये पॉलिटिकल इम्पल्स नहीं है। तो ये समझना कि मज़हब एक स्पिरिचुअल चीज़ है, वो उसमें रिचुअल्स ज़रूरी नहीं है, उसमें एक कम्युनियन है गॉड से, वो ज़रूरी है। और ये दिखावा है, पूरा एक रिचुअल की दुनिया जो है वो एक पूरा दिखावा है। अकबर इनफैक्ट एक जगह कहता भी कि एक तरह की दुकान लगाना हुई जहाँ हर आदमी बैठ के ये कह रहा है कि मेरा सामान अच्छा है। तो इस पूरे आइडियोलॉजी को अगर आप गौर से देखें तो इसमें आपको इंटेलेक्चुअल इम्पल्स ज़्यादा नज़र आती है, पॉलिटिकल कम। ठीक। प्रोफेसर श्री मूसवी, पंडित नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है कि अकबर ने जो एक सेक्युलर नीति अपनाई, औरंगज़ेब ने उसे बदल दिया और उन्होंने कहा कि क्लॉक वाज चेंज। तो हालांकि हम आगे नहीं जा रहे हैं औरंगज़ेब पे, लेकिन अकबर पे ही अगर फोकस करते हुए इस बात को कहें कि ये जो पंडित नेहरू उनका एवेल्युएशन कर रहे हैं वो किस अंदाज में कर रहे हैं? मेरे ख़्याल में काफ़ी हद तक सही है। मतलब औरंगज़ेब पर तो फिर जैसा आपने कहा एक बिल्कुल दूसरा इशू हो जाता है, लेकिन सेकुलर में एक चीज़ यानी जैसा मैंने कहा, मैं लव सेकुलर के लिए बहुत इंसिस्ट नहीं करती क्योंकि वो बहुत मॉडर्न कंसेप्ट है। लेकिन अगर आप ये कहें कि सब मज़हबों को पीसफुल को एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हो तो बस उतने ही हम लें। लेकिन जो उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हमें नहीं छोड़नी चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये कि अकबर के यहाँ सिर्फ रिलीजन्स की ही टॉलरेंस नहीं है, रीज़न की भी टॉलरेंस है। वाह! इसको कभी हमें नहीं भूलना चाहिए कि वो रीज़न की बात पर ज़्यादा करता है बनिस्बत रिलीजन पर आने के लिए। जब मुराद उसको लिखते हैं कि मुझे कोई अच्छी सी किताब भेज दीजिए जिसे मैं पढूं, तो उनका परेशानी ये है, जवाब लिखा है कि परेशानी ये है कि कोई किताब जो है वो अच्छी इस काबिल है नहीं जिसको पढ़ के तुम्हें कुछ सीख सको या उसे। एक अभी मैंने किताब का तर्जुमा कराया है, ये बहुत दिलचस्प है, ये मैं इसका जितना तर्जुमा हुआ है उतना तुम्हें भेज रहा हूँ, इसे पढ़ के देखो और समझने की कोशिश करो। और रज़्मनामा जिसकी अभी नजफ़ साहब ने जिसका ज़िक्र किया वो भेजते हैं उसको, और उसमें आप एक और इंसानियत देख लीजिए कि वो मुराद ने लिखा है कि मैं यहाँ पर मेरे साथ जो लोग हैं वो हर वक्त नमाज़ पढ़ने खड़े हो जाते हैं, मैं उनके साथ क्या पॉलिसी रखूँ जो मेरी फ़ौज में है। तो अकबर का उस पर भी बहुत हसीन जवाब है कि ये समझ के कि वो फ़िज़िकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, उन्हें जो कर रहे हैं करने दो। वाह! तो ये जो रीज़निंग की आपने बात की है, ये एक दो मिसालें दी आपने, इसे थोड़ा सा आप एलोबरेट करेंगी कि वो क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि ये आप ये कहिए कि ये इस रिलीजन में, ये इस रिलीजन में इसे मानते हैं। एक चीज़ वो भी है जिसका रिलीजन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन मेरे नज़दीक वो आर्टिकल ऑफ फेथ है, तो उसको भी माना जाना चाहिए। तो जिसे आप ये कहेंगे कि अरिलीजियस लोगों के या अरिलीजियस जो फ़िलासफ़ी है उसको भी एक्सेप्ट किया जाए, ये उसका एक तरह से अकबर का है कि वो ये हर रिलीजन तो बराबर है,
सब ठीक है, सब अपनी मर्ज़ी पर करें, लेकिन अगर कोई किसी रिलीजन में यकीन नहीं रखता तो वो भी करे। तो उसका तो बहुत मशहूर है कि जब पहले उसने ब्राह्मणों को ग्रांट्स दी तो मुल्लाज आए कि आप क्यों दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, उनका भी वो भी एक अलमाइटी की, एक खुदा की वो कर रहे हैं, चाहे वो हो, हर एक का रास्ता दूसरा है, कर रहे हैं। जब जैन्स को उसने ग्रांट्स दी, जो बात तक बहुत आखिर तक चलती रही गुजरात में ख़ास तौर से, तो अब की मुल्लाओं से ज़्यादा ब्राह्मण प्रोटेस्ट करने आए। तो अकबर ने उसी पर वो जो उसका मशहूर जवाब है जो बार बार कहा जाता है, वो ये कहा कि ये बताओ कि जो गॉड, उसकी भगवान की या गॉड की जो बाउंटीज़ हैं, उन पर किसी का, उन्हीं ने कहा कि आप इनको क्यों दे रहे हैं, इनका तो कोई रिलीजन ही नहीं, ये तो यकीन ही नहीं करते कि कोई भगवान है। तो उनका ठीक है, लेकिन भगवान उनको अपनी सारी बाउंटीज़ देता है, अपनी ज़मीन, अपनी हवा, अपना पानी उसको मिलता है उनका। हाँ, तो उनका मैं एक फर्रे ज़िदी हो के, उसकी एक रे हो के, मैं कैसे कोई चीज़ उन्हें कर सकता हूँ। तो ये देखिए, ये तो रीज़न की बात हुई नहीं, एक तरह से वो तो कह रहे थे कि जैन जो हैं वो अधर्मी हैं, वो तो भगवान में ही यकीन नहीं रखते। पर अकबर के लिए इसका नहीं, तो उन्होंने उसका भी बहुत अच्छा इंटरप्रिटेशन दे दिया उन्हें। जी, नजफ़ हैदर साहब, कहा जाता है कि शेरशाह सूरी ने अपने दौर में रिफ़ाए आम के बहुत काम किए, सराय बनवाईं, सड़कें बनवाईं, आम लोगों को जिससे सहूलत हो ऐसी चीज़ें की। इसे आप किस नज़र से देखते हैं, और ये फिर बाद में ये लेगेसी कितनी बरकरार रही है मुग़ल पीरियड में? देखिए, पब्लिक वेलफेयर किंगशिप और स्टेट का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। कोई भी बादशाहत ऐसी नहीं है जिसमें वेलफेयर का कॉन्सेप्ट नहीं, जस्टिस का कॉन्सेप्ट नहीं हो। तो ये इंग्रेडिएंट्स आपको सारी क्लासिकल किंगशिप और स्टेट में मिलती हैं, ईरान में मिलती हैं, इस्लामिक स्टेट्स में मिलती हैं। हिंदुस्तान में भी बहुत स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है दिल्ली सल्तनत में पब्लिक वेलफेयर का। कहा यह जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी, जो कि एक तरह का जालिम बादशाह भी माना जाता है, उसके मरने के बाद लोग उसकी कब्र पे जाके धागा बांधते थे। और निज़ामुद्दीन के शागिर्द शेख नसीरुद्दीन चिराग ने अपने मलफूज़ात में ये ज़िक्र किया है कि भाई अजीब शख्स है कि लोग इसको जा कर के मन्नतें मानते हैं, क्योंकि इसके ज़माने में चीज़ों की कीमत बहुत कम थी। तो आज के दौर में, इन्फ्लेशन के दौर में रह रहे हम लोग इस बात को समझ सकते हैं कि जब चीज़ों की कीमतें बहुत कम हो जाएं तो उस सुल्तान की इमेज और उसका वेलफेयर कितना कुछ लोगों के दिल में गहरा उतर सकता है। तो शेरशाह एक लिहाज से एक पुरानी ट्रेडिशन को फॉलो कर रहा था जो दिल्ली सुल्तान के ज़माने में ही इस्टेब्लिश हो चुकी थी। और सच बात तो ये है कि शेरशाह ने क्लासिकल दिल्ली सल्तनत को रिवाइव करने का एक बड़ा प्लान बनाया था, इसीलिए उसके सिक्के भी उनके सिक्कों के ऊपर ढाले गए थे और उसका रेवेन्यू सिस्टम भी उन्हीं के मॉडल पे था, हालांकि उसमें उसने काफ़ी अपना इंट्रोड्यूस किया। तो उसके एफ़र्ट्स जो कि कम वक्त में उसने किए, जैसे रोड्स का बनवाना, सराय का बनवाना, जस्टिस डिलीवर करना, पब्लिक डीलिंग डायरेक्टली करना, जो बाद में अकबर के ज़माने में भी देखी जाती है और मुग़ल शहनशाह के। तो आप ये देखेंगे कि अकबर के राज में शेर शाह की इमेज बड़ी दिलचस्प है। एंटी अफ़गान सेंटिमेंट्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं अकबर के पीरियड में कि नेचुरल है कि शेर शाह को वो दर्जा नहीं मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद अबुल फ़ज़ल शेर शाह को हमेशा एक्नॉलेज करता है और कहता है कि ये चीज़ उसके दौर में चली थी, जिसे अब हिज़ मैजेस्टी ने और अच्छे तरीके से कायम किया। तो इसके पीछे छुपा हुआ एक एक्नॉलेजमेंट है कि शेर शाह ने अपने कम वक्त में और बहुत एफ़र्ट करके एक बड़ी स्ट्रॉन्ग एम्पायर और एक वेलफेयर सिस्टम जो उस वक्त का जितना हो सकता था वो कायम। श्री मुसीफ़ साहब, आपसे बिल्कुल आखिर में कि एक सवाल करना चाहूँगा कि अकबर के बारे में जो पब्लिक परसेप्शन है, जो इमेज है, वो फ़िल्मों से एक बना हुआ है। मुग़ल आज़म फ़िल्म आई और जोधा अकबर और इस तरह की और दूसरी फ़िल्में, वो हकीकत से कितना नज़दीक है? क्योंकि कुछ इतिहासकारों का कहना है कि ये तो सच्चाई के नज़दीक नहीं। मेरे ख़्याल में मैं उन इतिहासकारों से काफ़ी हद तक इत्तेफाक करूँगी जो ये कहते हैं कि वो उसका हिस्ट्री से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो हिस्टोरिकल नहीं है बल्कि फ़िक्शन है। लेकिन उसमें भी एक हद तक, उस फिक्शन में भी एक हद तक अकबर की वो पर्सनालिटी नज़र आ जाती है
कि आखिर में वो अनारकली को मारते नहीं, माफ़ तो कर ही देते हैं। जी। तो थोड़ी सी वो चीज़ें जो हिस्ट्री से आती हैं, यानी वो जो इमेज है अकबर की वो चल जाती है। और इसी तरह से जोधा अकबर में भी है। तो उन्हें बस, अगर मुझे, मेरा उन फिल्मों से सिर्फ ये शिकायत है, जो कि आसिफ की से नहीं है बल्कि जोधा अकबर से ज़्यादा है, कि उसको ये मत कहिए कि ये हिस्ट्री है। आप कहिए कि हम फिल्म बना रहे हैं, हमने लिबर्टी ली है हिस्ट्री से, कोई हर्ज नहीं है। और बहुत सी फिल्म बन सकती हैं, किसी पर भी, चंद्रगुप्त मौर्य पर भी बन चुकी है, तो वो हिस्ट्री तो नहीं है। चलिए, इसी नोट के साथ बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए प्रोफेसर शीरी मूसवी और प्रोफेसर नजफ़ हैदर। तो ये था अहवाल हुमायूं से लेकर अकबर के शासनकाल पर, एक हमने थोड़ी सी रोशनी डालने की कोशिश की प्रोफेसर शीरी मूसवी और प्रोफेसर नजफ़ हैदर के साथ। तो इतिहास की इस विशेष श्रृंखला में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।